जिसकी चर्चा अभी कुछ देर पहले राजेश कमल भाई ने की है कि उसे पढ़ते वक्त मुझे भी यह बार बार लगा कि इसकी शैली, जो लेखन शैली है, वो आत्मकथा जैसी है। पता नहीं, मुझे पढ़ते वक्त बार बार ओम प्रकाश वाल्मीकि की वह आत्मकथा जुठन की याद आ रही थी। निश्चित रूप से अगर उस परिप्रेक्ष्य में इस गोरसी महाराज को देखा जाए तो एक विशिष्ट पुस्तक के रूप में हमारे सामने यह पुस्तक आ रही है। अगर काव्य शास्त्रीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो स्मृति से संस्मरण का संबंध बनता है, क्योंकि स्मृतियां ही कहीं न कहीं किसी रूप में उसमें अंकित होती हैं और हजारों स्मृतियां हमारे पास पहले से मौजूद होती हैं। उनमें हम कुछ विशिष्ट स्मृतियों का चयन करते हैं और काव्य शास्त्र की दृष्टि से यह संचारी भाव में आता है, स्थायी भाव नहीं है। बाद में लेखन के माध्यम से हम उसे स्थायी भाव से जोड़ते हैं, चाहे वह हास्य के रूप में आ जाए, करुण के रूप में आ जाए या फिर गति के रूप में आ जाए, क्योंकि जब तक हम ऐसा करेंगे नहीं तब तक उसका स्थायी प्रभाव भी नहीं रहेगा। क्योंकि जिस तरह संचारी भाव बुलबुले की तरह आते और जाते रहते हैं, वैसे ही वह आएगा और चला जाएगा। जब तक उसका संबंध स्थायी भाव से नहीं जुड़ता है तब तक उसका स्थायी प्रभाव नहीं रहेगा। तो इस दृष्टि से भी अगर देखा जाए तो ये तीन पक्ष उसमें हावी हैं। एक तो जो सबसे ज्यादा हिस्सा है वो बालपन का है, हास्य का है और करुण का है, क्योंकि करुण एक ऐसा स्थायी भाव है जिसके बिना साहित्य लगभग संभव नहीं है। और जैसा कि साधारणीकरण नामक जो निबंध आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं और उसमें आप पूरे अगर निबंध से गुजरेंगे तो आप पाएंगे कि मोटे तौर पर वह यह बताना चाहते हैं कि एक रचनाकार को मार्मिक स्थलों की पहचान होनी चाहिए उसके पास। अगर मार्मिक स्थलों की पहचान नहीं है तो वह रचनाकार बन ही नहीं सकता है। वैसे ही स्मृतियां हमारे पास हजारों हैं, उसमें से हमें चुनना पड़ता है कि वैसी स्मृतियों को हम चुने छाटे जो साहित्य और खास करके स्थायी साहित्य का रूप ले सकती हैं। इसलिए मार्मिक स्थलों की पहचान करनी पड़ती है। उस दृष्टि से भी अगर देखें तो इस संस्मरण में बहुत सारे ऐसे मार्मिक स्थल आते हैं जो हमें अंदर से झकझोर देते हैं, हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि चयन करते वक्त भी आप देखिए, जो कोदरीज का वो गद्य के बारे में और खासकर कविता के बारे में जो उनकी परिभाषा है, वो गद्य के बारे में बताते हैं कि गद्य शब्दों का सर्वोत्तम क्रम है। मतलब शब्द हमारे पास उपलब्ध हैं और सर्वोत्तम क्रम में उनका चयन करके एक लेखक उसे रखता है। वैसे ही कविता के बारे में कहते हैं कि सर्वोत्तम शब्दों का सर्वोत्तम क्रम है। मतलब यह शब्द तो उपलब्ध है, शब्दकोश में उपलब्ध है, हमारी स्मृति में उपलब्ध है, लेकिन उसे रखना, कैसे रखा जाए, उसे कैसे व्यवस्थित किया जाए, यह रचनाकार का काम है। और यह कला रचनाकार के पास है। अगर यह कला नहीं है तो रचनाकार नहीं हो सकता है। बहुत सारी चीजें ऐसे आम जीवन में भी हम देख सकते हैं। अब देखिए, लगभग हम लोग की आई साइड ज्यादातर लोग 6x6 है, शायद सबसे अच्छा माना जाता है। तेंदुलकर की भी वही है, धोनी की भी वही है, लेकिन धोनी उस बॉल को देख लेता है, छक्का मार भी देता है। और हमारे आपके जैसे अगर होंगे तो खड़े हैं, पता चला कि विकेट गिर गया, तब हमें समझ में आता है कि बॉल तो यहाँ से गुजर गया। मतलब यह कि उसका चयन कैसे किया जाए, सर्वोत्तम शब्दों का चयन कैसे किया जाए, सर्वोत्तम क्रम में कैसे रखा जाए। इसी संदर्भ में अगर हम स्मृतियों के बारे में अगर बात करें तो निश्चित रूप से इसे पढ़ते वक्त यह भी बात लगातार मैं महसूस करता रहा कि उसका चयन, संयोजन बहुत ही बारीक ढंग से किया गया है, बहुत ही संतुलित ढंग से, बहुत जानबूझकर सचेत होकर किया गया है। और इसी का परिणाम है कि वह उसमें एक तरह की रंजकता पैदा होती है, क्योंकि रंजकता एक ऐसी चीज है गद्य के लिए। कविता में हो सकता है रंजकता ना हो, काम चल जाएगा, क्योंकि कविता बहुत लंबी नहीं होती है, 1 पेज 2 पेज 4 पेज की होती है, हम उसे पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर गद्य में रंजकता नहीं है, बांध रखने की क्षमता नहीं है, तो गद्य का कोई ठीक मतलब नहीं है। क्योंकि जब तक कोई व्यक्ति उसे पढ़ेगा नहीं तब तक समझने की बात ही नहीं आ रही, उसके विश्लेषण की बात ही नहीं आ रही है। तो रंजकता उसकी पहली शर्त है। और शायद रंजकता का कारण यही है कि अगर इनके गद्य से गुजरेंगे, इस पुस्तक से आप गुजरेंगे, तो यह पुस्तक आपको फिर छोड़ेगी नहीं, आपको पकड़ कर रखेगी। 2 दिन में पढ़िए, 3 दिन में पढ़िए, 4 दिन में पढ़िए,
बिना पढ़े हुए आप छोड़ नहीं सकते हैं। आप देखिए कुमार गंधर्व का एक लेख है जो कि लता मंगेशकर पर वो लिख रहे हैं और पूरा उनका विश्लेषण करते हैं, उसमें नूरजहां वगैरह का भी जिक्र आता है और बताते हैं कि सिर्फ रंजकता एक ऐसा तत्व है जिसके बनिस्पत, जिसके कारण लता मंगेशकर बन जाती है और गीत की दुनिया में क्रांतिकारी परिवर्तन आता है। जो एक आम आदमी गीत से बहुत जुदा था, शास्त्रीय संगीत से तो खैर उसका लगभग नाता ही नहीं था, लोक से था कुछ दूर तक, लेकिन जो फिल्मी गीत के रूप में रंजकता लेकर आ रही लता हमारे बीच, वो पूरे कह सकते हैं कि उसके इतिहास को बदल देती है। पूरे जनमानस में वह गीत फैलता चला जाता है और मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा पड़ाव है वहाँ। इनकी किताब पर हम फिर लौट कर आते हैं। रंजकता इनकी किताब की सबसे बड़ी विशेषता है, सबसे बड़ी विशेषता है। अगर एक बार आप इनकी किताब को पढ़ना शुरू कर देंगे आप छोड़ नहीं पाएंगे। और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ रंजकता है, बल्कि कई उसके पक्ष वहाँ उभर कर आते हैं। उस समय के बिहार को अगर समझना है, आप देखिए 80 के बाद बिहार काफी तेजी से कई तरह के समीकरण विकसित होते हैं और परिवर्तित होता चला जाता है बिहार। अगर उसे समझना है तो एक दस्तावेज के रूप में आप इस किताब को देख सकते हैं कि किस तरह जातीय समीकरण बदलता है, किस तरह राजनीतिक समीकरण बदलता है, किस तरह की परिस्थितियां समाज में उत्पन्न होती हैं और उसे किस तरह से आप देख सकते हैं। अगर उस बदलते हुए समाज को आप पकड़ना चाहते हैं, उसको एक कह सकते हैं कि दस्तावेज के रूप में आप देखना चाहते हैं, उसे समझना चाहते हैं, तो यह किताब आपके काम आ सकती है। एक और महत्वपूर्ण बात का मैं जिक्र करना चाहूंगा। एक अर्स्ट फिशर नामक एक आलोचक या कलाकार भी हुए हैं, पत्रकार भी हुए, उनकी एक पुस्तक है कला की जरूरत। उसमें एक जगह वे लिखते हैं कि कलाकार होने के लिए यह जरूरी है कि वह चीजों को कस कर पकड़े और अनुभव को स्मृति में, स्मृति को अभिव्यक्ति में और तत्व को रूप में ढाले। मतलब यह कि एक रचनाकार होने के नाते भी स्मृतियों को भी हमको कस कर पकड़ना है, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि कितना जोर से पकड़ना है, कितना कस कर पकड़ना है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि बहुत अगर कस कर पकड़ेंगे तो कई बार पता चला कि टूट फूट की संभावना वहां पर है। इससे भी महत्वपूर्ण है कि क्या मुझे पकड़ना है और क्या छोड़ देना है, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप इस दृष्टि से अगर इस किताब को देखें तो इनका चयन लगभग सटीक है। वैसी चीजों को पकड़ रहे हैं जिसकी चर्चा हमने पहले की कि मार्मिक स्थलों की पहचान कर रहे हैं, हाथ से संबंधित चीजों को पकड़ रहे हैं और जो सामाजिक परिवर्तन आ रहे हैं वह भी बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर सिर्फ किताब रंजकता के लिए, मनोरंजन के लिए ही अगर मान लिया जाए तो वो भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि वो आखिर हम पढ़ेंगे उसका उद्देश्य क्या है, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। उद्देश्य की दृष्टि से अगर देखा जाए तो एक तो जिसकी चर्चा हमने पहले की है कि बदलते बिहार के सामाजिक परिवेश को देखना है आपको। तीसरी महत्वपूर्ण बात इसमें एक और आ रही है कि जो एक बालक की जो संघर्षशील चेतना इसमें आपको दिखाई देगी कि कैसे तमाम विकट परिस्थितियों में एक बालक बनता बिगड़ता आगे बढ़ रहा है। आप सोचिए कि इनकी माता जी नर्स थी और आज की बात भी मुझे लगता है कि वैसे ही है। लगभग 20-25 साल पीछे अगर आप जाते हैं तो नर्स की नौकरी बहुत आसान नौकरी नहीं थी बिहार जैसे जगहों में, और उसमें अस्पताल में रहना, उसमें उसका बच्चा होना, उस बच्चे का संघर्ष का आप अनुमान लगा सकते हैं। उसमें किस तरह के कठोर परिस्थितियां सामने आई होंगी और उससे जूझते हुए एक लड़का कैसे बढ़ते हुए आगे निकल जाता है, कहीं न कहीं एक प्रेरणा का यह स्रोत पुस्तक हमारे लिए बनती है। एक संघर्षशील क्षमता हमारे अंदर पैदा करती है। कोई भी अगर एक छोटा सा बच्चा भी 10-12 साल 14 साल का अगर इस किताब को पढ़े तो निश्चित रूप से उसकी संघर्षशील चेतना आगे बढ़ेगी, वो पहले से थोड़ा सा ज्यादा समृद्ध होगी। एक बात और मैं अंत में कहकर इस बात को समाप्त करना चाहूंगा कि दरअसल जब हम किसी की किताब को पढ़ते हैं तो यह हम मान कर चलते हैं कि बनी बनाई परिपाटी, बनी बनाई जो पहले से निर्धारित बातें हैं या जो जिन चीजों को हम जान रहे हैं उससे कुछ आगे हम बढ़े। जो मेरी जानकारी है लगभग इस तरह का साहित्य हिंदी साहित्य में उपलब्ध नहीं है। हाँ, बहुत सारे डॉक्टर हुए जिन लोगों ने लेखन किया है, लेकिन अस्पताल के भीतर जीवन कैसे पलता और बढ़ता है, किस तरह की मजबूरियां होती हैं, किस तरह की दिक्कतें उसे आती हैं, लगभग यह क्षेत्र अछूता है। इस तरह का साहित्य हमारे बीच उपलब्ध नहीं है। मैं व्यक्तिगत तौर पर इस चीज को मानता हूं कि मैं इससे एकदम 100% अपरिचित था और इसे पढ़ने के बाद मुझे लग रहा है कि वह जीवन कितना कठिन होता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ उस जीवन का चित्रण करने के लिए बड़े भाई यतीश जी को
मैं साधुवाद देता हूं और साथ ही यह कामना भी करता हूं कि निश्चित रूप से यह किताब और आगे बढ़ेगी, जिसकी चर्चा राजेश कंवर भाई ने की है कि आगे जो उनका जीवन है उसे भी चित्रित करने की कोशिश करेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।